गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कपिल मेहरा। कक्षा 8वीं सामाजिक काम पार्ट 1 पढ़े थे, उसके आगे हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अलीनगर की संधि द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में अनेक सुविधाएं मिल गई थी, तथापि वे समस्त बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तैयारी प्रारंभ कर दी। नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया गया। आरोप लगाते ही क्लाइव सेना सहित मुर्शिदाबाद के लिए चल पड़ा। अलीनगर की संधि द्वारा अंग्रेजों को बंगाल पर अनेक सुविधाएं मिल गई थी, लेकिन वे समस्त बंगाल पर अपना अधिकार को बढ़ाना चाहते थे और वे आगे निरंतर बढ़ाते गए। नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया। नवाब पर अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाने के कारण वे वहां से मुर्शिदाबाद के लिए चल पड़े। 23 जून सन 1757 ईस्वी को क्लाइव तथा नवाब की सेनाओं के बीच प्लासी में युद्ध हुआ। प्लासी में युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। कहां पर? क्लाइव तथा नवाब की सेनाओं के बीच में प्लासी मैदान में युद्ध हुआ। मिर्जाफर ने लगभग 3 करोड़ रुपए को अंग्रेजों को दिए। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार का अधिकार कर दिया। कर मुक्त मतलब टैक्स से मुक्ति दे दी और वो बिना टैक्स चुकाए भी अपना व्यापार को बढ़ावा कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। कंपनी को कलकत्ता के समीप 24 परगना की जमीन मिली थी। कलकत्ता में कंपनी को सिक्के डालने का अधिकार मिला। इस प्रकार प्लासी के युद्ध ने कंपनी को बंगाल की सत्ता सौंप दी। प्लासी के युद्ध में कंपनी ने बंगाल की सत्ता सौंप दी। अब हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़े थे प्लासी का युद्ध, हम आगे आते हैं बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मिर्जाफर कंपनी के लिए एक कठपुतली शासक के समान था। कठपुतली के समान जो उसको उनके अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी काम कराया जा सकता था। इससे पहले कि नवाब मिर्जाफर कोई कठोर निर्णय लेता, कंपनी ने उसे गद्दी से हटा दिया। इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया। कंपनी ने देखा कि ये नवाब हमारा को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो कुछ करते उसके पहले ही उनके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। नवाब बनते ही मीर कासिम कंपनी पर अपना निर्भरता को कम करना चाहता था। उसे शक्ति संचय करना प्रारंभ कर दिया एवं उसने अंग्रेजों के वफादार अफसरों को नौकरी से हटा दिया। नया सैनिक संगठन खड़ा किया। व्यापारिक चुंगी सभी के लिए समाप्त कर दी, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ। परिणाम स्वरूप 1763 ईस्वी में नवाब मीर कासिम और कंपनी के मध्य युद्ध हुए। मीर कासिम पराजित हुआ। मीर कासिम भागकर अवध चला गया। अब हम आते हैं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि। अंग्रेजों ने अगस्त 1765 में अवध के साथ नवाब के साथ इलाहाबाद की में संधि की। अवध के नवाब ने 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाना के रूप में अंग्रेजों से उसे अवध का राज्य लौटा देंगे। कड़ा और इलाहाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र अवध में पृथक कर मुगल बादशाह शाह आलम को दिया जाएगा। चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को मिलेगा। अंग्रेजों को अवध की सीमाओं के भीतर बिना कर दिए व्यापार की सुविधा मिलेगी। बिना कोई टैक्स चुकाए अवध के व्यापारी यहाँ पर आकर आराम से व्यापार कर सकते हैं। मुगल बादशाह शाह आलम के साथ संधि। मुगल बादशाह शाह आलम के साथ संधि। अवध से कड़ा व इलाहाबाद तथा उसके आसपास के क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह को दिए गए। अंग्रेज ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक सालाना के तौर पर देना स्वीकार किया। इस सहायता के बदले मुगल बादशाह ने 12 अगस्त 1765 को एक फरमान द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया। इस प्रकार वे लालच में आके उसको दीवानी का अधिकार दे दिया। इस प्रकार मुगल बादशाह अंग्रेजों का आश्रित हो गए।
इस प्रकार मुगल बादशाह क्या हो गए कि अंग्रेज हमको पैसा देंगे तो उस पर आश्रित हो गए और अवध उनका मित्र बन गया। अवध से मित्रता हो जाने के कारण कंपनी को मराठों के आक्रमण पर का डर नहीं रहा। दोस्ती होने के कारण उनको किसी बात का डर नहीं था कि मुगल मराठे हमारे पर आक्रमण कर सकते हैं। मीर जाफर को पुनः नवाब, बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया गया। अब हम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता का विस्तार आगे हम देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता का विस्तार। बंगाल पर आधिपत्य जमाने के पश्चात अंग्रेजों ने दक्षिण की ओर दृष्टि डाली। बंगाल पर अधिकार कर लिया। अब उन्होंने अपनी दृष्टि दक्षिण भारत पर डाली। उस समय मराठे, हैदराबाद का निजाम और मैसूर में हैदर अली, ये तीन प्रमुख सत्ताएं चल रही थी। इन तीनों सत्ताओं को एकजुट होने से रोकना यह अंग्रेजों का ध्येय बन गया। उन्होंने निजाम को मराठे व हैदर अली को अली से बचाने का लालच दिखाकर सब कुछ प्रादेशिक लाभ लेकर अपनी ओर मिला लिया। इन्होंने इन तीनों को आपस में लड़वा दिया और अपनी ओर शामिल कर लिया। उनको पता था कि आपस में लड़ जाएंगे तो हमारे ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा और इसका हम फायदा उठा सकते हैं, और इनको लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। मैसूर संघर्ष। मैसूर के वाडियार राजा दुर्बल हो गए। उनके योग्य व तथा कुशल सेना नायक हैदर अली ने राजा को पदच्युत करके सत्ता पर अधिकार कर लिया। पद से हटाकर सत्ता पर अधिकार कर लिया। हैदर अली अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के कारण शंकित था। उसको शंका थी कि ये उनके बढ़ते प्रभाव से वो हार न जा सकता। कि प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज तथा मैसूर के बीच 1767 ईस्वी से 1799 तक 4 युद्ध लड़े गए। पहला प्रथम युद्ध है। कुछ समय पश्चात टीपू ने एक बार पुनः अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। अपने अपने दूत काबुल, कुतुबनिया, फ्रांस, मारिशल भेजकर सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। उस समय कंपनी का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू वीर गति को प्राप्त हुए और मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। टीपू सुल्तान ने बोला था, वो लड़ते लड़ते वो हार गए और वीर गति को प्राप्त हो गए और मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। धीरे धीरे मैसूर पर भी कब्जा कर लिया। अंग्रेजा मराठा संघर्ष। अभी हम पढ़े थे मैसूर का युद्ध, अब हम पढ़ रहे हैं मराठा संघर्ष, मराठा के बीच संघर्ष। मुंबई अंग्रेजों के पश्चिम भारत व्यापार का केंद्र था। मुंबई अंग्रेजों के पश्चिम भारत का केंद्र था, किंतु उसके आसपास के प्रदेश पर मराठों की सत्ता थी। लेकिन इनकी प्रदेशों पर मराठों की सत्ता थी। इस कारण से अंग्रेज वहां पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाए। मैसूर के पश्चात केवल मराठों की सत्ता अंग्रेजों के लिए एकमात्र चुनौती थी। मैसूर के पश्चात मराठों की सेना इनके पास, मराठों की सत्ता इनको चुनौती थी। अंग्रेज मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर ढूंढ रहे थे। अंग्रेज मराठों के आंतरिक मतलब अंदर की बातें जानकर उनमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से सन 1761 में बद्दाली के हाथों पानीपत के तटीय युद्ध में पराजित होने पर मराठों की स्थिति कुछ दुर्बल हो गई। वे कमजोर हो गए थे। इसी समय योग्य पेशावर माधवराव की मृत्यु हो जाने के कारण अल्पवीय अधिकारी उत्तराधिकारी के विरुद्ध उसके चाचा रघुनाथ ने पेशवा पद के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर दिया। नाना फडणवीस और मराठा सरदारों भोसले, गायकवाड़, सिंधिया और होलकर ने इसका विरोध किया। रघुनाथ ने अंग्रेजों से एक संधि करके उससे सहायता प्राप्त कर ली। इस प्रकार से मराठों के मामलों में अंग्रेजों को प्रवेश करने का अवसर मिल गया। दुर्भाग्य से इनको जो भी घटनाएं हुई और उसमें उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हो गया और अंग्रेजों को इसका अवसर मिल गया। सन 1775 में अंग्रेज मराठों के बीच पहला युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में मराठा सरदार एक साथ होने के कारण युद्ध अनिर्णीय रहा और अपने आने वाले लगभग 20 वर्ष तक दोनों में शांति बनी रही। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध।
लॉर्ड वेलेजली के समय में लड़ा गया, जबकि तत्कालिक पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली। अंग्रेजों से सैनिक सहायता प्राप्त करने के बदले में पेशवा ने उनकी सभी शर्तें स्वीकार की। शक्तिशाली मराठा सरदार भोसले तथा सिंधिया ने मराठा राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1803 में युद्ध छेड़ दिया। अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भोसले तथा सिंधिया ने स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए 1803 में युद्ध छेड़ दिया। महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, किंतु अंग्रेजी सेना के सामने वे टिक न सके। अंग्रेजी सेना भारी पड़ गई और वे टिक न सके। अंततः दोनों सरदारों को अंग्रेज से अलग अलग संधि करने पर विवश होना पड़ा। उनको समझौता करना पड़ा, दोनों सैनिकों को संधि करना पड़ी। आरंभ में होलकर इस युद्ध से अलग रहा, किंतु उसने शीघ्र ही स्वतंत्र रूप में युद्ध शुरू कर दिया। राजस्थान के भरतपुर के राजा ने उसका साथ दिया। अंग्रेजों की सेना ने यद्यपि होलकर को पराजित कर दिया, तथापि वे भरतपुर को नहीं जीत सके। अंत में अंग्रेजों ने उनसे शांति संधि कर ली। वे युद्ध लड़े, लेकिन उन लोगों ने होलकर को पराजित तो कर दिया, लेकिन भरतपुर को पराजित नहीं कर पाए और उनसे शांति संधि में सम्मिलित कर लिया। अब हम पढ़ते हैं तीसरा और अंतिम अंग्रेज मराठा युद्ध। तीसरा अंतिम मराठा युद्ध हुआ था सन 1817 से 1818 में, लॉर्ड हेलिंगज के शासनकाल में हुआ। पेशवा में पूर्व ही अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर चुका था, किंतु सन 1817 में पेशवा को बाध्य कर लिया कि वह मराठा संघ का नेतृत्व छोड़ दे। उन्हें मजबूर कर दिया गया कि वे मराठा संघ का नेतृत्व छोड़ दे। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के निरंतर हस्तक्षेप से क्रूर हो गया और उसने युद्ध शुरू कर दिया। वे परेशान हो गए और उनके बार बार परेशान करने से वे युद्ध करना आरंभ कर दिया। भोसले तथा होलकर ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। भिन्न भिन्न लड़ाइयों में अंग्रेजों की सेनाओं ने भोसले, होलकर और पेशवा को पराजित किया। अलग अलग लड़ाई में तीनों को पराजित कर दिया गया। पेशवा के राज्य का एक भाग शिवाजी के वंशज को सतारा में दे दिया गया और शेष अंग्रेजी राज्य को मिल गया। एक भाग संतारा को दे दिया गया, बाकी राज्य में अंग्रेजों ने अपना शासन मिला लिया। अन्य मराठा सरदार भोसले, होलकर, सिंधिया और गायकवाड़ की राजनीतिक और सैनिक शक्तियों में कटौती करके उनको अंग्रेजों के संरक्षण में राज्य करने का अधिकार मिला। अंग्रेजों के अधीन होकर राज्य करने की अनुमति दी गई। इस प्रकार से मराठा शक्ति को नष्ट करके अंग्रेज भारत के प्रमुख सत्ताधी बन गए। इसी प्रकार वे लड़ते गए, युद्ध लड़े और इस प्रकार से शक्ति को कमजोर कर दिया और सत्ताधीश बन गए। वेलेजली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली को 1798 में ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। वेलेजली का लक्ष्य अधिक से अधिक साम्राज्य विस्तार करना था। उसका उद्देश्य भारतीय राजा नवाबों को ब्रिटिश झंडे के नीचे लाने का था। लॉर्ड वेलेजली का क्या उद्देश्य था कि वे अधिक से अधिक साम्राज्य को बढ़ाते जाए और हमारे भारत पर कब्जा कर ले। इसके लिए उसने युद्ध एवं संधि के द्वारा भारतीय राज्यों को कंपनी के साथ जोड़ने का निर्णय लिया। इस प्रकार उसने सभी को अपने ओर जोड़ लिया और युद्ध द्वारा मैसूर तथा मराठा कंपनी को अधीन बना लिया। सबको जोड़ते गए और अपने अधीन करते गए। अब हमारा आता है व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण रहे थे। तो हमारी कर्नाटक युद्ध में मिली सफलता ने अंग्रेजों को व्यापार प्रतिस्पर्धा में विजय बना दिया और प्लासी तथा बक्सर के युद्धों को अंग्रेज कंपनी को भारतीय राजनीतिक सत्ता पर अधिकार मिल गया था। इस प्रकार से वे भारत की प्रमुख सैनिक शक्तियां अफगान, सिख, रुहेट, जाट, राजपूत आदि एक दूसरे के विरोधी गुटों में सम्मिलित थे। नाम मात्र के मुगल साम्राज्य शक्तिहीन थे, वैभवहीन थे, कमजोर और साधनहीन थे। इसी सब का फायदा उठाकर वे ब्रिटिश कंपनी ने भारतीयों की इन्हीं दुर्बलताओं का फायदा उठाया और अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करते गए। वे हमारे भारतवासियों की कमजोरियों का भली प्रकार से फायदा उठाते गए एवं आपस में लड़वा दिया गया और इसी प्रकार से प्रतिस्पर्धाएं उत्पन्न करके अंग्रेजों ने अंत में इतना कहा जा सकता है कि
ब्रिटिश कंपनी को मिली सफलता उनकी अपनी योग्यता में नहीं वरन भारत की राजनीतिक कमजोरियों में थी। अंग्रेजों को उनकी शक्ति के अनुसार उनको सफलता नहीं मिली थी। हमारी कमजोरियों के कारण वे हमारे भारत पर आक्रमण कर और हमारे भारत पर कब्जा कर पाए थे। अब आगे हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हमारे अभ्यास प्रश्न इस प्रकार से है। निम्नलिखित प्रश्नों पे सही विकल्प दिए गए हैं, इसमें सबको चुनकर सही उत्तर देना है। पहला है इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसके साथ की गई? तो इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई थी? सुजाउद्दौला के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक कंपनी भारत में नहीं आई थी? कौन सी कंपनी नहीं आई थी? अमेरिका। डचों द्वारा भारत पर बनाई गई फैक्ट्री कहां थी? तो पुलिकट। आगे है 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहां भेजा गया था? कहां भेजा गया था? भारत। प्रथम दो कर्नाटक युद्ध के समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? कौन था? डुप्ले। अब हम आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में सर्वप्रथम रिक्त स्थान यूरोपीय जाति का आगमन हुआ। कौन सी? पुर्तगाली। भारत 1498 ईस्वी में भारत आने वाला यूरोपीय कौन था? वास्को डी गामा। रिक्त स्थान का गोवा, दमन और द्वीप पर अधिकार था पुर्तगालियों का। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना रिक्त स्थान के लिए की गई, व्यापार करने के लिए की गई थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। वेलेचली की सहायक संधि रिक्त स्थान और हैदराबाद को कंपनी के अधीन लाया गया, मैसूर को। लॉर्ड डलहौजी ने रिक्त स्थान नीति का अनुसरण किया, फूट डालो और राज्य करो। इसी प्रकार से हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्यों हुआ? भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन भारत के साथ व्यापार करने के लिए हुआ था। पुर्तगाली की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कहां-कहां अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए थे? पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के किनारे अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में डचों ने किस नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? तो पगोड़ा। भारत में डचों ने पगोड़ा नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई? सहायक संधि की नीति लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई थी। भारत में अंग्रेजों के विजय के दो कारण बताइए। उस समय भारत में राजनीतिक अराजकता थी, राजनीतिक बिखराव के और केंद्र का कमजोर होना था। अंग्रेजों पर हल्के और छोटे हथियार तथा प्रशिक्षित सेना का होना, प्रशिक्षित मतलब पढ़े लिखे होने का प्रभाव था, उसके कारण हम हार चुके थे। ये हमारा पार्ट यही समाप्त होता है। हम अगला पार्ट बाद में पढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर है हम आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।